चलो एवरीवन, लेट अस रीस्टार्ट। हम डिस्कशन कर रहे थे बेसिक ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। ये ट्रांसफर प्राइसिंग है वो इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? द फर्स्ट वन इज गोल कॉन्ग्रुएंस। See, decision made by each profit center manager should be consistent with the objective of organization as a whole, and the transfer price should assist maximum overall company's profit. अब ट्रांसफर प्राइसिंग जो करना है करो, इंटरनल झगड़ा करना है तो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, कंपनी को फायदा होना चाहिए। दैट इज व्हाट देयर की फीचर इज। द कॉमन फीचर एग्जाम क्वेश्चन इज दैट ट्रांसफर प्राइसिंग इज सेट दैट रिजल्ट्स इनटू सब ऑप्टिमल बिहेवियर में एज आई सेड ए और बी का झगड़ा वो सब रहेगा। सेकंड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बाइंग एंड सेलिंग डिवीजन विल ट्रीट एज हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट सेंटर। वो अपने आप को प्रॉफिट सेंटर के एंगल से देखेंगे, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। द ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन टू असेस फेयरली, यानी हमें फेयर कॉल लेना पड़े। ए का फायदा ना हो ऐसा नहीं, ए का फायदा होता है तो कराओ, बट कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, और बी का ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी ये मिक्स जाएगा सब। ओके, व्हाट इज बेस्ट फॉर कंपनी दैट यू हैव टू सी, व्हाट इज फेयर। Divisional managers will be demotivated if they are not achieved. Divisional manager को आप completely ignore करोगे तो उनको ऐसा लगेगा क्या फायदा काम करने का, बराबर प्रॉफिट तो ना मिले, उसके लिए मेन डिपार्टमेंट ही हमें फोकस करवाता है, ये प्राइस से दो। So again, managers will not be happy. So autonomy, the system should set transfer price to seek and maintain the autonomy of profit center managers. If autonomy is maintained, managers tend to be more highly motivated, but suboptimal decisions may be made. And recording the movement of goods and service. In practice, it is extremely important function that transfer pricing system is simply to assist on recording of movement of goods and service. So, autonomy એટલે એને તમે ફૂલ પાવર આપી દેશો તો દાદાગીરી કરે। autonomy એટલે ઓન आपके पास कोई डेमोक्रेसी नहीं होता, उसको बोलते हैं autonomy. If you give them complete power, so they will argue. See, many times you have to also see there is no external market also. ये खाली झगड़ा करता। से फॉर एग्जांपल ये बना रहा है बॉल बेयरिंग साइकिल की और बना के तुम्हें बन दे रहा है साइकिल डिपार्टमेंट को। वो क्या बोलता है, मैं बॉल बेयरिंग्स दूंगा नहीं, तुम साइकिल कैसे बनाओ, यही प्राइस है। मान लो वो बोलता है तुम मत बनाओ, मैं बाहर से ले लूंगा, तुम बेच के दिखाओ। से एटलास साइकिल इज देयर और से एरी साइकिल इज देयर, you are making 10,000 ball bearings per day, and that why? Because your cycle manufacturing division B is there which is absorbing absolutely. But say if you are telling कि नहीं मुझे नहीं देना है साइकिल, मैं बाहर बेचूंगा, 10 रुपए की चीज 12 में बेचूंगा, मुझे नहीं देना है 10 में, तो कंपनी बोलेगी बेच के दिखाओ। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। एक्सटर्नल मार्केट यानी क्या, तुम जो दिन में 10,000 बॉल बेयरिंग बनाते हो, तुम बेचने जाओगे तो 1,000 बेच सकते हो, 9,000 पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहने का भी नुकसान ही है ना। तो उसमें ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है कि एक काम करो, तुम 1,000 बाहर बेचो 10 की चीज 12 में, बट यहाँ पे हमने बोला ना ये 9,000 है ना, तुम इसको 10 में ही बेचो, इसमें तुम्हारा 50% मार्जिन है, 2.5 रुपए मार्जिन ऊपर रखना है, यहाँ पे 50 पैसा मार्जिन है। वैसा ऐसा मिक्स ओपिनियन भी है। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग does nothing more than move profit from one division to another. खाली डिवीजन प्रॉफिट ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। For example, consider a company with two divisions A and B, where A makes a profit of 10 per unit and B sells 1,000 units for 25 each. Now, if there is no transfer price, ये क्वेश्चन का आंसर है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत क्यों? If there is no transfer price, then divisional profit and loss, then total of the company would be like this. A तो बेच ही नहीं रहा, ध्यान से देखो, A तो बेच ही नहीं रहा, ये तो क्या कर रहा है, डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी उसका तो कॉस्ट ही आएगा, यानी वो तो हर टाइम लॉस में ही होगा। तो उसको तो आप क्या मोटिवेशन दोगे?
और ये सेल करेगा और कॉमन कॉस्ट कंपनी की कॉमन कॉस्ट होगी, ये तो प्रॉफिट ही करेगा हर बार, क्योंकि ये तो कॉस्ट करता ही नहीं है। तो कंपनी का 15। अभी यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम ऐसा डिसाइड करें कि भाई इसको प्रॉफिट, ये मस्त काम कर रहा है, ये कमा के दे रहा है, अरे बट ये कमा के कैसे देगा जब तक ये खर्चा नहीं करेगा। सो इंस्टेड दैट वी इंट्रोड्यूस ट्रांसफर प्राइसिंग एट 15 पर यूनिट, अगर हम 15 से ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं तो क्या होगा, 10,000 जो यूनिट, 1,000 यूनिट जो थी, 1,000 यूनिट उसको बोलेंगे तुम 15 में डिवीजन बी को दो। डियर में 15 में डिवीजन बी को देना है, यानी तुम्हारी जो इनकम है बी का एक्सपेंस है, ओके। और हमारी कॉस्ट 10 थी, तो यहाँ पे 5 प्रॉफिट, ये 25 में बेचेगा, उसकी 15 कॉस्ट है, उसका 10 प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आर यू गेटिंग इट और नॉट, बट इन दोनों को फर्क पड़ गया। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर डिवीजन ए नाटक करे कि मैं 15 में नहीं 22 में दूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर वो 22 में देगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, लेकिन डिवीजन बी का कम हो जाएगा। और डिवीजन बी बोलेगा साले 22 में मार्केट में मिलता है 15 रुपए में, तो मैं तुझसे क्यों लूं, तो मैं बाहर से खरीदूंगा। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, डिवीजन ए अगर पकड़ के बैठ जाए मैं 22 के बिना बेचूंगा नहीं, और डिवीजन बी बोलता है मैं बाहर से ले लूंगा 15 में, तो एट द एंड कंपनी को लॉस होगा। क्यों पता है, ये जो बनाएगा वो बेच नहीं पाएगा ना डिवीजन ए वाला, तो आपका खाली खाली इन्वेंटर होल्ड हो जाएगा। तो फिर वो कंपनी एज अ होल डांटेगी डिवीजन ए को कि भाई तेरा जितना दिमाग है उतना यूज कर, बाकी हम बोल रहे हैं वैसा कर, ऐसा बोलना पड़ता है, ओके। So here the transfer price is ignored in determining company's total. Company total को फर्क नहीं पड़ता। It can be seen that transfer pricing has no impact on overall company profit, but 15,000, that is 10,000 units at 15 transfer price has been transferred from division B to A. There are many reasons why business choose to do such thing as explained in transfer pricing system. The problem for business is determining the level of transfer price. ये चैप्टर जो है वो ट्रांसफर प्राइस क्या रखने का उसके लिए है। In this example, it is always want to be higher, while division B wants to be lower. If the business gets it wrong, then divisional manager might buy and sell elsewhere, which would harm the business overall. Okay, अगर बाहर से खरीदना शुरू करोगे तो कंपनी को नुकसान। So what is the setting of transfer price? कितने तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग हम सेट कर सकते हैं? सबसे पहले मेथड 1, that is market based approach. मार्केट बेस्ड अप्रोच सबसे सिंपल और ओपन अप्रोच है कि भाई देखो मार्केट में ये चीज इतने में मिलती है, तुम इतने में दे दो, बाहर को भी पैसे देने हैं, तुम्हें भी पैसे देने हैं, तो फेयर हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट, अगर मार्केट है बाहर का, तो ट्रांसफर प्राइसिंग कुड बी सेट एज एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस? ट्रांसफर प्राइसिंग शुड बी डीम्ड टू बी फेयर। अब देखो ये प्रोडक्ट मैं बाहर मार्केट में 20 रुपए में बेच रहा हूँ और सिस्टर कंसर्न बोलती है 12 रुपए में दो, तो मुझे तो दुख लगेगा ना। लेकिन कब दुख लगेगा पता है, मेरे पास आउटसाइडर मार्केट है तो, अगर है ही नहीं तो किस चीज का दुख। बट बाहर है ना, तो मैं आर्ग्यू भी कर सकता हूँ कि सर देखो मैं बाहर 20 में देता हूँ, आपको 12 में दूंगा, तो मेरा कंफर्म लॉस है। अगर आप मुझे 19 रुपए देते हो तो मैं सोच सकता हूँ, आर यू गेटिंग इट और नॉट? देयर इज ऑलवेज a scope of negotiation. So the selling division will receive the same amount of any internal and external sales. The buying division will pay same for the goods if we buy from external. और buying division को भी बोल सकते हैं कि साले तुझे मैं दूंगा नहीं, तो तू बाहर से खरीदे तो तुझे भी 20 में मिलने वाला है ना, तो तू बाहर से भी 20 में ले रहा है, मुझसे 20 में ले, मैं ज्यादा अच्छी क्वालिटी दूंगा। अपने कई बार अपने रिलेटिव्स के वहां से चीज क्यों लेते हैं? डिस्काउंट होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट ओनली फैक्टर नहीं होता। हमें ऐसा होता है कि वो भले डिस्काउंट थोड़ा दे, लेकिन खराब देगा तो अपने कल सुबह जा सकते हैं उसके पास, क्योंकि वो पहचानता था। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो दैट इज द पर्पस. The company's performance will not be impacted negatively by transfer pricing because transfer pricing is same as external market price. What are the disadvantages? There may not be external market price. कई बार हर चीज का external market price नहीं होता। जैसे फर्स्ट वाले केस में ये कीबोर्ड की स्विच बना रहा है मस्कुर, एक दिन में वो 50 कीबोर्ड की स्विचेस बना रहा है, एबीसीडी। अगर कीबोर्ड आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपसे नहीं लेगा तो आप कहाँ पे बेचोगे? ये प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं सेलेबल। इंडिविजुअल स्विच कौन खरीदता है? ये पता है ना, इंडिपेंडेंट निकल जाती है, पता है ना आपको, ये कौन खरीदेगा? ऐसा तो सेल ही नहीं है, तो उसका मतलब आपके पास एक्सटर्नल मार्केट ही नहीं है, तो मार्केट प्राइस वाला मेथड आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस में नॉट बी स्टेबल। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट में बी ऑफर्ड ऑन सर्टेन डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर, वहां पे डिस्काउंट भी चलता है मार्केट में। सेविंग may be made from transferring goods immediately, but for example delivery cost will be saved. The savings will ideally be deducted from external market price before transfer price is set, as known as adjusted market price. अब से फॉर एग्जांपल अपने ऐसा आर्गुमेंट करते हैं मार्केट में वो 20 रुपए में मिलेगा, 20 रुपए में कहाँ? तो सर आपकी फैक्ट्री में आ जाएगा, इसका मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगा।
अब आप तो एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में दे रहे हो, यानी ये कमरे में से बाजू के कमरे में जा रहा है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बच गई ना, तो उतना तो कम करके दो, एडजस्टेड मार्केट प्राइस। दूसरा मेथड है मार्केट प्राइस भूल जाओ, कॉस्ट आपका जो है उसी को पकड़ लो, लेकिन सर कॉस्ट में तो फायदा होगा नहीं, कॉस्ट पे परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर दो कुछ जो आपको म्यूचुअली ठीक लगे, 10% 20%। तो देयर आर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक तो फुल कॉस्ट आपकी है, फुल यानी क्या वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट के, या फिर खाली वेरिएबल कॉस्ट ले लो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों? आपकी मर्जी, टोटल कॉस्ट रिकवर करना है तो टोटल करो। सी जो सेटल्ड कंपनी होती है, आप समझो सेटल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है आपने, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी एक 50,000 यूनिट पे आप ब्रेक इवन हो, और अगर आपका सेल 450 लाख यूनिट चल रहा है तो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग प्रॉफिट ओनली। तो ये सिनेरियो में आप आपकी सिस्टर कंसर्न से फिक्स कॉस्ट क्यों रिकवर कर रहे हो? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो। मान लो मैं यहाँ पे एसीसीए का कैलकुलेशन करूं, मैं कोई भी स्किल बेस्ड करूंगा ना, तो मुझे हर बैच में लॉस होगा 40-50,000। अगर मैं इंडिपेंडेंटली कॉल लूंगा ना, तो मैंने ये बंद कर दिया ऑर्गेनाइजेशन एसीसीए 2 साल के अंदर आराम से, उतना तो लॉस ही हो जाता है। बट क्यों हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपना मेजर इनकम एसीसीए है ही नहीं। ये क्लासेस में अगर एसीसीए नहीं चलता तो ये बंद हो जाता है, नहीं ये तो चलने ही वाला था, ये तो ठीक है अपने फ्री है तो पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो व्हेन यू आर इन ए सेटल्ड मैनर, तो आपको फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की कहाँ जरूरत है? आपको क्या करना चाहिए? खाली वेरिएबल। तो अपने भी कई बार क्या करते हैं कि भाई अपना जो टीचिंग कॉस्ट हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट हो जाता है, उतना रिकवर हो जाता है तो एक बार चल जाएगा। बट नई कंपनी है आपकी, तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना। तो सर इसमें से क्या लेने का? वो आपको बोलेंगे क्या लेना है, इसमें आपको एज्यूम नहीं करने का आएगा। वो आपको बोलेंगे फिक्स कॉस्ट लो तो फिक्स प्लस वेरिएबल, आपको बोले खाली मार्जिनल लो तो खाली वेरिएबल लो, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो फॉरगोन करने की। तीनों हम देखेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, सीधा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आ गया इस बार। चलो कोई बात नहीं, पहले समझ लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फुल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। The company has two profit centers, center A and center B. Center A supplies to center B, यानी A में से B में goods जा रहे हैं, part finished goods. Center B complete the products and sell finished goods in market. यानी देखो ये B जो है ना मार्केट में बेचता है 35 रुपए में, इसका मतलब A नहीं बेच रहा है, A खाली ट्रांसफर कर रहा है B को। There is no external market for A. अब समझ गए, A मार्केट में बेच ही नहीं सकता, तो उसके पास टेक्निकली ऑप्शन है ही नहीं। नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर सोल्ड दोनों की 10 सेम है। मटेरियल कॉस्ट इसका 8 है, यहाँ पे 2 है वेरिएबल, यानी वेरिएबल कॉस्ट 10 है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है। 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो फिक्स कॉस्ट 6 रुपए आ जाएगी, तो टोटल 16 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे 5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। कैलकुलेट द बजटेड एनुअल प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द डिवीजन विद होल ट्रांसफर प्राइस सप्लाइड फ्रॉम ए टू बी। पूरा का पूरा हमें ए को बी को ही दे दिया। सबसे पहले फुल कॉस्ट प्लस 10%। डियर फ्रेंड्स, फुल कॉस्ट अपनी क्या है डिवीजन ए की? 16 प्लस 10% इज 1.6 यानी 17.6। इज इट ओके? और डियर फ्रेंड, डिवीजन ए मार्केट में बेचता ही नहीं है, वो सीधा किसको बेचता है? बी को ही। यानी हम पहले 10,000 यूनिट 7.6 के हिसाब से बी को देंगे। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज 8 प्लस 10 दैट इज 10 प्लस 10%, तो 11 रुपीस में ट्रांसफर करेंगे। Evaluate both transfer price with perspective of individual division and perspective of company. दोनों हम देखेंगे, लेकिन डिसीजन कौन से बेस पे फाइनल रहता है? इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा? इसमें कंपनी एज ए होल। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कंपनी एज ए होल विल टेक अ फाइनल कॉल। ओके, इसमें जो करना है वो नहीं। ओके, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ही था, 10,000 यूनिट थी। थोड़ा ध्यान से देखो, बॉक्सेस थोड़े प्रॉपर नहीं दिख रहे। डिवीजन ए का सेल्स कैसा है? इंटरनल। इंटरनल यानी क्या? मैं ए से बी में ट्रांसफर करूंगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरनल यानी डिवीजन ए से कहां पे जाएगा? डिवीजन बी में। 10,000 यूनिट 17.6। 17.6 कैसे आया था? ये रहा। इज इट ओके? 10 प्लस 6 दैट इज फिक्स कॉस्ट। क्यों फिक्स कॉस्ट लिया सर? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? फुल कॉस्ट। इज इट ओके? तो 10,000 इंटू 17.6 1,76,000। डिवीजन बी का तो इंटरनल सेल है नहीं, तो दोनों का मिला के ये
डिवीजन बी का एक्सटर्नल सेल है 35 रुपीज में, हम मार्केट में बेचते हैं 10,000 यूनिट, तो 3.5 लाख। इज इट ओके? ये टोटल इनकम आ गई, लिखा नहीं है उसने टोटल, बट मान लो इन दोनों का जो टोटल होता है वो यहाँ पे आता 526। ओके, कॉस्ट में इंटरनल ये 176 डिवीजन ए की इनकम है, तो ये डिवीजन बी का एक्सपेंस है, देखो यहाँ पे माइनस किया है, मिला आपको? ठीक है, इज इट ओके? फिर क्या होगा, इसका खुद का वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 8 प्लस 2 और 60,000, तो 10,000 इंटू 10 और फिक्स कॉस्ट 60,000, तो आपका प्रॉफिट 16। बाजू वाले का 3 प्लस 2 5, 10,000 इंटू 5 वेरिएबल कॉस्ट और उसका फिक्स कॉस्ट 30,000, तो माइनस करेंगे तो 94। इज इट ओके? और दोनों को प्लस कर देंगे तो 110। क्लियर? एनी डाउट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Anyone? Okay. So now, if we go by marginal costing, तो यही सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन क्या होगा, ओनली वेरिएबल 10,000 टू 11 1 लाख 10,000 इनकम डिवीजन ए की, डिवीजन बी की वो एक्सपेंस हो जाएगा, 35 में ही हम बेचेंगे तो 460 आपका सेल हो जाएगा। ब्रैकेट यानी कॉस्ट, सेम वेरिएबल कॉस्ट, सेम फिक्स कॉस्ट, सेम वेरिएबल कॉस्ट, सेम फिक्स कॉस्ट। एंड एज आई सेड, क्या पर कॉस्ट तो दोनों ही ना, वो तो ट्रांसफर सेल प्राइस है, ये तो इनकम है। हाँ, वो तो इनकम है, खर्चा तो होगा ही ना बनाने का। और सुनो, मैं बार बार बताता हूँ, कंपनी को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप लोगों को इंटरनल जो खेलना है, कंपनी गेट सेम। बट यहाँ पे झगड़ा क्या होगा, यहाँ पे ये 16 कमा रहा था, अब उसका लॉस हो गया, देखा आपने? और ये 94 कमा रहा था 160, तो डिवीजन बी क्या बोलेगा कि मार्जिनल कॉस्ट से ट्रांसफर करो, और डिवीजन ए क्या बोलेगा, नहीं भाई नहीं, फुल कॉस्ट से ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि दोनों को अपने अपने का भी देखने का ना। इज इट ओके? ये वर्किंग है। इज इट ओके? तो इस तरह से होगा। सर अब वो क्या करने का डिसीजन क्या लिया, क्या? पूरी कंपनी को तो दोनों में 1,10,000 का प्रॉफिट होगा, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ तो बड़ा डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? कंपनी डिसाइड करे आपको क्या करना है, दोनों को फेयर करना है। फेयर तो ये फेयर लगता है कि भाई दोनों के हिस्से में प्रॉफिट रखो बराबर। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, इससे हिस्से में खाली लॉस आएगा। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम डिवीजन बी को समझा सकते हैं यहाँ पे कि भाई डिवीजन ए का तो एक्सटर्नल मार्केट ही नहीं है, वो कैसे बेचेगा, वो तो तुम्हें ही देगा ना, तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, उसके बिना तुम कर लोगे काम। फिर इसके बाद नए अप्रोच आना शुरू होते हैं कि डिवीजन बी को बोलना पड़े कि जा मार्केट में ढूंढ के ला, कितने में मिल रहा है, तो बोलेगा 14 रुपीज में। कितना मिल रहा है? तो हम डिवीजन ए को समझा सकते हैं कि भाई तू 17 भूल जा, 17 नहीं मिल सकते क्योंकि मार्केट में 14 में मिले। बट डिवीजन बी को समझा सकते हैं कि 11 में नहीं, तो फिर तू 14 दे, ऐसा करना। फिर वो तो ट्रायल एरर से होगा। Is it okay? चलो नेक्स्ट, उसको देना चाहिए, उसने वर्किंग नहीं किया इस बार।
चलो एवरीवन, चलो एनालिटिकल पार्ट है. चलो बाळको પાછાઈ જાવ, નહીં તો હમણાં હોમવર્ક આપી દઈશ, તમે કરશો નહીં આ જીવન રાખશો. एवरीवन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ऊपर आया नहीं, बट अभी उसको ऐसा है कि सीधा सम से सीख लो आप, बट ठीक है. यू हैव हर्ड दिस वर्ड, नॉट न्यू फॉर यू. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट न्यू फॉर यू. ओके, सो बढ़ते आगे. कंपनी ऑपरेट्स इन टू डिवीजन, ए एंड बी ओनली रखते हैं. A manufactures produce two product X and Y. Product X is having external market at 42. अब देखो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप मार्केट में बेच सकते हो ना, तो उसका नाटक अलग लेवल का होगा. तुम लोग कमाते नहीं हो तो सब मानना पड़ता है घर पे. तुम जिस दिन कमाना शुरू करते हो ना, फिर उस दिन देखना पड़ता है कि भाई मैनर्स है कि चले गए. क्योंकि फिर क्या होता है, अपने लगते हैं पर, बराबर, और अपना अगर सैलरी होता है 67,000 80,000, अपने किसी को पूछते नहीं है कि मैं क्या खाना खाऊं, क्यों खाऊं, कौन सी होटल में जाऊं, ऐसी बात है. तो अब क्या होता है, एक्स के पास एक्सटर्नल मार्केट है, वो 42 में बेच सकता है. द ओनली आउटलेट फॉर प्रोडक्ट वाई इज बेकर. अब वाई के पास नहीं है, वाई आपको सिर्फ डिवीजन बी में ही बेचना पड़ेगा. तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन. ध्यान से देखो, एबल मैन्युफैक्चर जो है ना, वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, कंफ्यूज मत हो जाओ, बराबर. उसमें से एक्स का एक्सटर्नल मार्केट है और वाई का, बी का नहीं है, सॉरी, एक्स का एक्सटर्नल मार्केट है और वाई का नहीं है. वाई हमें किसको देना है, बी को. नाउ बेकर सप्लाइड, बेकर यानी सेकंड डिवीजन, सप्लाइड टू एन एक्सटर्नल मार्केट एंड कैन ऑब्टेन सेमी फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वाई फ्रॉम एबल, आइदर एबल और एक्सटर्नल सोर्स. अब ध्यान से देखो, ये जो दूसरा है बेकर, वो ये वाई प्रोडक्ट लेता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है एक्सटर्नल मार्केट का भी. यानी ऐसा नहीं वो आप पे ही डिपेंडेंट है, वो बाहर से भी ले सकता है. ये है ना सिचुएशंस है सब, जो आपको बोलेगी कि भाई अभी सोचो, आर यू गेटिंग इट और नॉट. सो बेकर करंटली हैज एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज प्रोडक्ट वाई फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट सप्लायर एट 38. यानी आप समझो वो एक्सटर्नल मार्केट से 38 में ले रहा है. ध्यान से सुनो, वाई क्या बोल रहा है, मेरे 35 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, मेरा 5 रुपए फिक्स कॉस्ट, मैं 40 में तुम्हें दूंगा. समझ में आ रहा है. तो डियर फ्रेंड्स, बेकर लेगा 40 में, वो बोलेगा भाई देख तेरी कॉस्ट 40 है, मैं समझ सकता हूं, बट मुझे गांव में मिल रहा है 38 में, तो मैं तुझसे 38 में ले सकता हूं, उससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं. वाई बोलेगा यार लेकिन मेरी तो 40 कॉस्ट है. तो वाई को बोल, देख भाई तेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर और फिक्स कॉस्ट में 2-3 रुपए कवर कर. बाकी फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है कि भाई तुम प्रॉफिट बना रहे होंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी रिकवर होने वाली थी, मिल पे क्यों बर्डन डाल रहे हो. तो यहाँ पे वो मार्जिनल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है. फिर क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एबल, यानी डिवीजन एबल के पास कैपेसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्स एंड वाई और कॉम्बिनेशन बोथ आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, द एसोसिएटेड कॉस्ट इज लाइक दिस. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, अब एक्स वाई कितना बनाओ ये खर्चा होगा, यानी फिक्स कॉस्ट फिक्स ही, ऐसा मान लो. Using the above information, advise determination of appropriate transfer price for sale of product Y from division able to division baker under following conditions. अब उसने situation दी है, ध्यान से देखो. When division able has a spare capacity and limited external demand for product X, यानी इसका क्या मतलब, वो आपके पास spare capacity बहुत है नहीं, और external demand आपके पास product X का है. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास product X का external demand है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट एक्स बाहर ही बेचने की कोशिश करेंगे. हो साथ में. तो देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बातें मत करो बीच बीच में, सब एक दूसरे का चेहरा देख देख के वापस आते हो तो भूल ही जाओगे. लुक एट द डेटा अगेन. ए कंपनी ऑपरेट्स टू डिवीजन एबल एंड बेकर. एबल मैन्युफैक्चरर्स मेक टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, एंड प्रोडक्ट एक्स जो है वो मार्केट में बेच सकते हो एक्सटर्नल को 42 में. The only outlet for product Y is baker, यानी Y आप नहीं दे सकते, Y आपको बेकर को ही देने का है. Baker supplies an external market and can obtain its semi-finished supply product Y from able and external. Baker Y से भी ले सकता है, यानी able से भी ले सकता है Y, और external से भी ले सकता है. Baker currently has opportunity to purchase product Y from external supplier at 38.
The capacity of division able is measured in unit of output and irrespective of whether X or Y or combination both being manufactured. हम सब बना सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट इतनी, फिक्स कॉस्ट इतनी और टोटल यूनिट कॉस्ट इतनी। ओके, यानी ये हमारी यूनिट कॉस्ट 37 है। अगर हम मार्केट में 42 में बेचते हैं तो यहाँ पे तो आपका 5 रुपीज कंफर्म प्रॉफिट है, उसमें कंफ्यूजन है नहीं, वाई की बात है खाली। So use the above information and advise determination of appropriate transfer price for the product Y from division able to division baker. When division able has a spare capacity and a limited external market demand for product X. यानी क्या है कि मार्केट डिमांड जो X का है ना वो लिमिटेड है, यानी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। डियर फ्रेंड्स, अनलिमिटेड होता तो क्या होता, मैं सुनो ध्यान से। अनलिमिटेड यानी आप समझो X जितना बना सकते हो उतना बेच सकते हो। मान लो मैं ऐसा ऑप्शन देता हूं, X जितना बना सकते हो उतना, तो Y में बनाना बंद कर दो। क्यों मैं 40 की चीज 38 में दूं? नहीं बनाना। सर क्यों नहीं बना? अरे मेरे पास बहुत सोर्स ऑफ इनकम। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट वही वो बोल रहा है कि आपके पास नहीं है बहुत सोर्स ऑफ इनकम, आपका लिमिटेड एक्सटर्नल डिमांड है, यानी X आप लिमिटेड ही बेच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। Is it okay? So what will be your answer? The transfer price should be set between 35 and 38. क्यों 35 and 38? फिक्स कॉस्ट तो आप रिकवर कर लेना, बट वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट वाइज होता है ना, तो वो तो रिकवर करना पड़ेगा। और 38 क्यों आया पता है? क्योंकि उसको गांव में 38 में मिल रहा है, तो तुम उसे 35 और 38 के बीच में कुछ भी दोगे ना तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। So able has spare capacity, therefore marginal cost to the group of able is 35. So if price is set above 38, baker will encourage to buy from outside group, decreasing the group profit by ₹3. Is it okay? अगर वो बाहर से खरीदेगा तो आपको लॉस ही होने वाला। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि when division able is operating at full capacity with unsatisfied external demand of product X, यानी तुम्हारी कैपेसिटी फुल हो गई और अभी भी डिमांड X जो है उसकी ज्यादा है मार्केट में, हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो if able supplies baker with unit Y, it will cost 35 and the both able and group will lose 10 rupees contribution. क्यों? क्योंकि X आप 42 में बना रहे हो, X 42 में बेच रहे हो, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 32, यानी उसमें आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 10, तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना उसमें। अगर आप ऐसा डिसाइड करो X मत बनाओ Y बनाओ, तो ऑब्वियसली वहां पे 10 का नुकसान होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा है, सुनो ये इसका बुलेट पॉइंट अपॉर्चुनिटी था। तो 10 contribution from X, that is 42 minus 32, so long as bought in external price of Y, baker is less than 45, baker should buy from the external source, the transfer price should be therefore be 45 only। बराबर, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देखो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कम है। एक आप देखो ये दोनों लिंक है, हाँ फिर से बता रहा हूँ, आपके पास 1000 घंटे ही है, आप सुनो, उसमें आप X भी बना सकते हो Y भी बना सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपको किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है? X में। तो मैं 1000 के 1000 घंटे किसमें डालूंगा? X में, क्योंकि X में मुझे मिल रहे हैं 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। इज इट ओके? अगर मैं Y बनाने भी गया तो मुझे X को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं X को सेक्रीफाइस करूंगा, Y बन जाएगा, बट मेरा नुकसान तो होगा ना। मान लो ये 35 की चीज मैं उसको 35 में दे देता हूँ बेकर को, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट देने के लिए मुझे बनाना तो पड़ेगा ना। मैं बनाऊंगा यानी मुझे किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? और मैं सेक्रीफाइस एक करता हूं, यानी वहां पे मुझे नुकसान 1 घंटे का या 1 यूनिट का 10 रुपए है, जो मैं करना नहीं चाहता। आर यू गेटिंग इट और नॉट? See, it is something like that. Say for example, you are teacher in CA and you are getting 1500 rupees per hour. आप पैक हो 10 घंटे, तो आपकी 15000 इनकम थी। मान लो आपने ऐसा CS में पढ़ाना शुरू किया, बट आपके पास टाइम नहीं है। सर मैं कोई बात नहीं, मैनेज करके 3 घंटे पढ़ाऊंगा, CA में थोड़ा कम कर दूंगा। तो 3 घंटे अगर आप पढ़ाते हो और मान लो CS में रेट 600 का है, सो डू यू थिंक लाइक दैट कि इट इज योर 1800? ओके, पहले 15 कमा रहा था, मैं अब 1800 कमाऊंगा, ऐसा होगा? या दोनों मिलके मुझे सर 16800 मिलेंगे, ऐसा होगा? नहीं, आप 10 घंटे ही पढ़ा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा पता है? यहाँ पे आपको 4500 का लॉस होगा और यहाँ पे आपको 1800 का प्रॉफिट होगा, तो डिफरेंस आपका लॉस ही होगा। यानी अगर आपके पास पेयर आवर्स है तो बराबर है,
बाकी अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं थी तो ये आपका नुकसान करके ही आप शिफ्ट कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? और आपका नुकसान ही हो रहा है। इसीलिए ये पैराग्राफ में ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो आपको एक्स को ही बनाना चाहिए, वाई की बात ही मत करो, क्योंकि वाई का एक तो एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। एक्स में मिल रहा है वो लो, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए क्यों मेहनत करनी। 45 એને કીધું ને 35 plus 10 चलो एक आध एग्जांपल आप लोग खुद करना तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, वरना मैं बोलूंगा ना सब आपको हैवी लगेगा। एक आध हम देख लेना, फिर मैं बता रहा हूँ दूसरे, इसमें काफी छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं। जैसे ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 कर रहे हैं, पहले ना शांति से देख लो। एक्चुअली आंसर नहीं देखने का, आंसर देखते हो ना तो सब इजी लगता है। मेन्यू को कंपनी, ध्यान से देखो, मेन्यू को कंपनी हैज ऑफर्ड सप्लाईज ऑफ अ स्पेशल इंग्रेडिएंट Z एट ए ट्रांसफर प्राइस ऑफ 15 पर केजी बाय हेल्पको कंपनी। कौन किसको दे रहा है वो क्लैरिटी करो। हेल्पको कंपनी मेन्यू को कंपनी को दे रही है एक स्पेशल प्रोडक्ट 15 रुपए पर केजी में, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ कंपनी। हेल्पको प्रोसेस एंड सेल स्पेशल इंग्रेडिएंट Z टू कस्टमर एक्सटर्नली टू ग्रुप एट 15 पर केजी, यानी हम स्पेशल प्राइस नहीं दे रहे 15। हेल्पको बेसिस इट्स ट्रांसफर प्राइस ऑन फुल कॉस्ट प्लस 25% profit markup. The full cost has been estimated to be 75% variable and 25% fixed. यानी हमने जो प्राइसिंग किया है वो इस तरह से डिफाइन किया है, इसमें 25% प्रॉफिट है, 75% वेरिएबल है, 25% फिक्स है। नहीं समझ में आता है ऐसी ही चीज दो बार पढ़ने की। ये 15 रुपए में 25% निकालो तो इंक्लूसिव आप कर सकते हो। 15 रुपए इंटू 25 अपॉन 125 करो, क्या है 3 क्या आया बताया आपको? वेरिएबल फिक्स नहीं प्रॉफिट आया। क्या आया? प्रॉफिट आया। इसमें घूमोगे सब, ऐसा ही बोल रहा हूं मैं। फिर सम में कुछ नहीं पता चलता, सम भगवान का होता है वो। फिर ये 12 आपका टोटल कॉस्ट आया। ये जो 12 टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट 75% है, 9 है, और फिक्स कॉस्ट आपका 3 है। समझ में आया? सी जब तक ये सब नहीं समझ में आता है ना, सम ऊपर से जाता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो आपको मार्जिनल पे बेचना पड़ा तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता होनी चाहिए ना, फुल कॉस्ट पता होनी चाहिए। फिर वो आंसर तो कैसे लिखता है पता है ना, डायरेक्ट ही लिखता है। फिर वो बोल रहा है द फुल कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 75% वेरिएबल एंड 25% फिक्स। इंटरनल ट्रांसफर टू मेन्यू को वुड अनेबल 1.5 पर केजी ऑफ वेरिएबल पैकिंग कॉस्ट टू बी। ये समझे आप? क्या समझे? क्यों होगा सेविंग? जैसे मान लो अमूल बटर मार्केट में बेचते हो तो उसका पैकेट बना के बेचने का, अमूल बटर में से अमूल घी बनाना है तो उसको पैक करके बाजू में बेचेंगे, फिर पैकेट खोलेंगे और फिर ऐसा थोड़ा करते हैं, हम पैक ही नहीं करते। और जैसे पैक नहीं करोगे तो उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगा। इंटरनल ट्रांसफर किया तो इज इट ओके? अब उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन बारी बारी करते हैं, एक साथ नहीं करते, बराबर। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रांसफर प्राइस एट विच हेल्पको कंपनी शुड ट्रांसफर स्पेशल इंग्रेडिएंट Z टू मेन्यूको इन ऑर्डर दैट ग्रुप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिसीजन आर टेकन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले क्या लिखा है? हेल्पको एज एन एक्सटर्नल मार्केट। अब देखो इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जैसे ही एक्सटर्नल मार्केट आएगा ना, रिमेंबर, जैसे ही एक्सटर्नल मार्केट आता है यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। तो सिंपल ही बोलेगा बाहर मुझे इतने मिल रहे थे। For all its production of a special ingredient Z at a selling price of 15 per kg, यानी आप बाहर बेच ही सकते थे। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, since Helpco is an external market which is an opportunity for कौन, वो बाहर तो बेच ही सकता था 15 में। So relevant transfer price उसको कन्विंस करना है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, देख भाई तू बाहर 15 में बेच ही रहा था, तू मुझे बेचेगा तो क्या होगा, तेरा 15 मुझे भी देने के हैं, बट तू समझ तो सही यार, अपने एक ही घर के हैं, तेरा पैकिंग का खर्चा तो बचा ना यार, वो तो तू मुझे दे, उतना तो डिस्काउंट दे। आर यू गेटिंग इट? वरना वो तेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसको हम ऐसा कन्विंस कर सकते हैं कि भाई 15 में से 1.5 जो तेरा इंटरनल ट्रांसफर पैकिंग है, जो होने ही नहीं वाला, तेरा पैकिंग ही नहीं होगा, तो यार उतना तो डिस्काउंट दे। तो बोलेगा हाँ चल उतना दे दिए, तो इतने में वो कन्विंस हो सकता है, ये ट्रांसफर प्राइस में वो कन्विंस होगा, बाकी वो नहीं होगा।
आप उसको बोलेंगे 12 तो तू रहने दे, मैं 12 बेच देता हूँ। इज इट ओके? सो रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज एन एक्सटर्नल मार्केट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स इनटू पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हेल्पको हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 9000 kg of special ingredient Z, an external market available for 6000 kgs of material Z. Now this is very interesting. तुम बना सकते हो 9000 बट बेच सकते हो 6000। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे 2-3 चीज होती है। पहले तो हमें पूछने का कि भाई इंटरनल मार्केट वाले को कितना चाहिए। वो बोलता है मुझे 2000 kg चाहिए, 3000 kg चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? 9000 में से 6000 एक्सटर्नल बेच दो 15 रुपए में और 3000 इंटरनल दे दो। बराबर। इंटरनल आप कितने में दे सकते हो? 13.5 में भी दे सकते हो। और वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा भी है तो से फॉर एग्जांपल आपका एक्सटर्नल मार्केट ये तो बोला है, मान लो होता ही नहीं तो भी सिनेरियो चेंज होता रहेगा। तो अभी एक एक करके शांति से देखो। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 9000 kg है और एक्सटर्नल मार्केट सिर्फ 6000, इसका मतलब 3000 सरप्लस है, वो पता चला आपको? So in this situation, Helpco has no alternative opportunity of 3000 kg of special ingredient Z. Z के लिए कुछ मार्केट है नहीं। So therefore offer to transfer this quantity at marginal cost. तो देखो यहाँ पे आप ऐसा कॉल लो कि देखो मुझे मेरे बनाने का खर्चा मिल जाए ना, वो बहुत हो गया, मुझे और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, मेरा कॉस्ट निकल जाना चाहिए। अभी कॉस्ट में भी क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो यूं भी होने वाला है। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट आपका कुछ नहीं करते तो कितना होने वाला था? 9 रुपए तो था ही। तो वो 9 रुपए में से 1.5 रुपए पैकिंग का तो होने नहीं वाला। तो मैं आपको 7.5 में ले सकता हूँ, जो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। अब ऐसा लगेगा कि सर तो इतने में क्या देने का फायदा? देखो 7.5 में दोगे ना तो तुम्हारा खर्चा निकलेगा, नहीं दोगे ना तो पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका एक्सटर्नल है नहीं, तो कोई नाटक करने का आपके पास स्कोप नहीं है। आप उसको बोल सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट दो। रियल बिजनेस में ऐसा ही होता है, जब आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती ना तो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकालते हैं। और डियर फ्रेंड्स एक ऐसा लेवल भी आता है कि लॉस करके भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वेंटरी हेल्ड हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। अभी 9 रुपीज कैसे है वो हमने देख लिया था आगे। सो इफ Manucure requires more 3000 kg, transfer price should be set to adjusted selling price 13.5 as per। 3000 से ज्यादा चाहिए तो हम 13.5, बट 3000 से कम यानी जो अपने पास मार्केट ही नहीं था उसकी बात कर रहे हैं। तो इज इट ओके? टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट थर्ड? थर्ड का क्या लगता है आपको? आप बताओ मुझे, थर्ड का क्या लगता है? थर्ड नहीं है अपने पास, है बट नीचे होगा। Helpco has a production capacity of 3000 kg, अभी कैपेसिटी कम कर दी, 3000 kg ऑफ मटेरियल Z। और दूसरा उसका अल्टरनेटिव यूज भी है, आप इसको कुछ और भी यूज कर सकते हो। फॉर सम स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एग्जिस्ट, द अल्टरनेटिव यूज ऑफ इक्विवेलेंट 2000 kg, इसमें से जो 2000 kg है उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट Z बना के उससे आप 6000 कंट्रीब्यूशन भी जनरेट कर सकते हो, बट देयर इज नो एक्सटर्नल डिमांड। एक बार पढ़ो फिर सोचो क्या बोलना है। आप बोलो फिर मैं आपको काउंटर करूंगा ये गलत क्यों है ऐसा। वैसे इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो दूसरी बार। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार पढ़ने का, पीएम में ऐसा ही होता है, कंफ्यूजिंग होता है। रीड ट्वाइस, रीड 3 टाइम्स। अल्टरनेटिव यूज यानी इसको हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। ऐसा नहीं, ऊपर वाले में क्या बोला पता है? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसीलिए आपने उसको 7.5 में दे दिया। अब वो आपको बोल रहा है ऊपर के साथ कनेक्ट करके, ये एक्चुअली ऊपर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास 3000 सरप्लस था पता है। अब तब लेकिन तब 3000 का कुछ मतलब नहीं था, इसीलिए हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया। अब ऐसा बोल रहा है कि नहीं आपके पास अल्टरनेटिव है, यानी एक्चुअली इट इज इन कनेक्शन विद 2 है इंडिपेंडेंट, बट वो समझा रहा है अगर आपके पास 3000 एक्स्ट्रा आप दूसरा यूज कर सकते थे। क्या दूसरा यूज कर सकते हैं? तो क्या जो कर रहा है सर उसको रेंट में दे सकते हैं, नया प्रोडक्ट आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब आपके पास रेवेन्यू ऑप्शन था। कितना रेवेन्यू ऑप्शन था? 6000 रुपए का था। कितने किलो आप बेच सकते थे? 2000 किलो। इसका मतलब आप कितने रुपीस रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे? 3 रुपए रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। अगर ये सिनेरियो है तो हमने ऊपर कितने में दिया था वो प्रोडक्ट?
नहीं नहीं, यहाँ पे ऊपर कितने में दिया? 7.5 में दिया था ना, तो 7.5 में ये ऐड कर दो 3, 10.5 में हम उसको देंगे, हम उसको बोलेंगे चल तुझे दे सकता हूँ 10.5। वो बोलेगा क्यों कि देख भाई मेरे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो बात अलग थी, बट मैं इतने में बेच सकता हूँ। ये एक्चुअली रिलेवेंट कॉस्टिंग का सब पार्ट। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 200 ब्रिक्स पड़ी हुई है, मुझे कुछ काम नहीं है तो ले जाओ फ्री में, बराबर। बट तुम ऐसा बोलते हो मुझे लगता है ये मैं कहीं ना कहीं यूज कर भी सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देख भाई तू ले जा, वरना मुझे भी शायद खरीदना पड़े, तो वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर तू अभी ले जा, फिर मैं 8 में ले लूंगा, तो मैं तुझे कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा। तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि मेरे पास कोई प्लेयर है जो बोल रहा है सर मैं 10 में देने के लिए रेडी हूँ, तो उसका मतलब मेरा 2 रुपया वहां पे मार्जिन था ना, वो थोड़ा मैं जाने दूंगा, तो यहाँ पे 6000 आप कमा सकते थे, तो 6000 कमाओ। कमा नहीं सकते तो सिचुएशन, यानी ये सब सिचुएशन कैसी होगी, कमा सकते हो तो कमा सकने का, नहीं कमा सकते हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट देखने का, कॉस्ट टू कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट देखने का, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी कुछ सेविंग होती है इंटरनल ट्रांसफर में, तो वो माइनस करने का। यानी आप शांति से बैठ के इसके है ना 7-8 पॉइंट्स लिख सकते हो। यानी अगर आपको ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट को लेके एक एक लाइन समराइज कर सकते हो, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बट अगेन ऐसा नहीं सोचते कि ये 8 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ और आ सकता है। चलो अभी ये सब कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करते हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 ट्रांसफर प्राइसिंग। शांति से, फ्रैंकी कंपनी हैज अ 2 डिवीजन A B, division A makes component, division A makes component at marginal cost यानी variable cost 30, which it can only sell only। ये फिर ये only का इंपॉर्टेंस हो जाता है डिवीजन B। इसका मतलब क्या, चलो बोलो, आंसर नहीं पढ़ना, नो एक्सटर्नल मार्केट, यानी फुल डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी तो कोई नाटक तुम्हारे चलेंगे नहीं। वो बोलेगा ना कि मार्केट में से ये प्रोडक्ट मैं इतने में ले सकता हूँ, तो आपको उससे कम में ही देना पड़ेगा, उससे कम में ही देना पड़ेगा। Division A has no other outlet for sales. Division B takes A's component and in turns its finish into finished goods, incurring its own cost of 55 per unit and selling it at 120। ये उसने बोला, तो उसने बोला कि भाई हम बाहर तो नहीं बेच सकते, तो बेचते हैं, इसको बेचेंगे, तो ये क्या करता है, ये 30 रुपीस की चीज लेता है, सुनो, फिर वो उसके खुद का खर्चा ऐड करता है, कितना खर्चा ऐड करता है, 55 का, तो 85 हुआ, और कितना में बेच देता है वो, 120 में, तो कितने का कंट्रीब्यूशन होगा उसका, 35 प्रॉफिट। Which one of the following is the minimum transfer pricing that division A will accept from division B is 30, मैं 30 तो लूंगा। The maximum transfer price that division B will pay will be 60 and company makes negative contribution। ऐसा क्यों करेंगे, तो सेट ही नहीं हो। Is it okay? Yes. दूसरा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग दैट डिवीजन ए विल एक्सेप्ट फ्रॉम बी इज 30। मिनिमम तो हम 30 लेंगे क्योंकि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट है, समझ में आ रहा है ना। द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग दैट बी कैन पे इज 65 एंड द कंपनी मेक्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। क्यों करेंगे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, मुझे पता ही नहीं चला। बेस्ट करने का है, फेयर करना है, नेगेटिव कुछ नहीं करना। ओके, द मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन ए विल एक्सेप्ट इज 30, वो तीनों में करेक्ट था। The maximum transfer pricing B will pay, B maximum कितना पे कर सकता है, 65 कैसा कि भाई देख मेरे पास इतना प्रॉफिट भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देख मैं तेरी कॉस्ट और मेरा प्रॉफिट ये फॉरगो नहीं कर सकता, बराबर, तो मैक्सिमम इतना कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम नहीं लिखा है, मैक्सिमम। एंड द कंपनी विल मेक ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर भी था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यानी किसी एक पार्टी को हम लॉस नहीं करवाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ही ना, वो क्या करेगा, इससे 30 में लेगा और मार्केट में कितने में बेच सकता है वो, 120 में। अगर वो एक्सटर्नल बाहर से खरीदने गया तो उसको कितने में खरीदने का, बताओ। एक्सटर्नल खरीदने गया तो उसका प्राइस, कोई भी प्राइस, उसका जो प्राइस है ना वो कितना होना चाहिए, ये प्रॉफिट वॉश ऑफ नहीं हो जाना चाहिए, प्रॉफिट वॉश ऑफ नहीं हो जाना चाहिए। यानी अगर वो एक्सटर्नल प्राइस 70 लेगा, ध्यान से सुनो, और फिर वो 55 उसका खुद का कॉस्ट ऐड करेगा, तो लॉस हो गया। इसलिए मैक्सिमम में तुझे दे सकता हूं ऐसा, तो भी कंपनी का एज इट इज रहेगा, उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। पॉजिटिव तो इसीलिए क्योंकि देखो कंपनी को इंटरनली लॉस करने का ही नहीं था, इसलिए ये 2 पॉइंट का तो कोई सेंस ही नहीं था। ये दोनों में से हमें देखना पड़ा।
तो यहाँ पे उसके पास मार्जिन 35 था, इसीलिए दिस सी इज प्रॉपर। हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, शांति से देखोगे तो आइडिया आएगा। Division A has decided it wants to maximize its own profit by selling externally at 65। एकदम शांति से देखो, ये ट्रांसफर नहीं करना चाहता। वो क्या बोलता है, मैं 45 में ही दूंगा एक्सटर्नल मार्केट में कस्टमर एंड कंपनी को, इंटरनल नहीं देना। और ये 45 क्या है, सेलिंग प्राइस। आफ्टर इंकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑन एक्सटर्नल सेल्स ऑफ 3, यानी आप समझो 42 कॉस्ट होगा, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा, और मैं 45 एक्सटर्नल मार्केट को बेचूंगा। एज बिफोर डिवीजन ए कैन ऑल्सो सेल इंटरनली टू डिवीजन बी, बट अगर ये चाहे तो बी को बेच सकता है। पहले क्वेश्चन क्लियर करो फिर अंदर जाना। यहां तक ठीक है, देख लो एक बार। सी डोंट अज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड इन वन रीडिंग। ऐसे क्वेश्चन एक बार में समझ में ही नहीं आते आपको, एक बार पढ़ के खड़े मत रह जाओ, यू रीड ट्वाइस। तो क्या आपको पता चलेगा उसका इंटेंशन क्या। अभी इंटेंशन तो नहीं समझ में आया, खाली उसने इतना इंफॉर्मेशन दिया। Which of the following statements are correct? Net sale price per unit of division A gets externally at 42. Correct. Which of the following statement are Correct. correct? શું correct છે આમાં, શું ભૂલ નથી? क्या लगता है करेक्ट क्यों है, गलत क्यों नहीं है? सी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं करते हो, कोई आपकी गोडाउन पे आके लेके जाता है तो कितने में दे सकते हो? 42। पता है ना आपको, गोडा आप जाके करोगे तो आपका ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता, तो पॉसिबल है। 65 इज द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बी विल पे, ये कहां से आएंगे? ये डियर फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऊपर के साथ कनेक्टेड ही है। हाँ हाँ, ये पागल है सब लोग, ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें 65 था ही नहीं क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी 65 नहीं था। 65 is the maximum transfer price B will pay, that was freezed above only, ये तो ऊपर ही फ्रीज हो गया था। And if working at full capacity, मान लो आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, 42 is the lowest transfer price division A will accept। तो ऑब्वियसली फुल कैपेसिटी यानी पता है, मैंने आपको समझाया था, फुल कैपेसिटी यानी आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप मार्केट में बेच सकते हो ना, तो आप किसी का भी नहीं सुनोगे, आप ऐसा ही बोलोगे चल निकल मैं मेरे एंड से देख लूंगा। तो अगर वो फुल कैपेसिटी भी काम कर रहा है तो कम से कम कितने में देगा? 42 में। क्यों देगा कम से कम में? सिस्टर कंसर्न को कि चल तेरे लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल सकता हूं, बाकी तुझे मैं दूंगा ही नहीं, मैं बाहर ही बेच देता हूं। तो ये भी प्रॉपर है। And if the spare capacity of division A, if there is a spare capacity, यानी आपके पास ऑप्शन है भाई, मार्केट में बेच देने के बाद मान लो आपके पास 10,000 घंटे थे, आपने पूरा एक्सटर्नल मार्केट 3,000 घंटे में फुलफिल कर लिया, अभी आप 7,000 घंटे फ्री हो, तो आप डिवीजन बी को मदद कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करेंगे। So if there is spare capacity of division A, 30 is the lowest transfer price. Why 30? Because variable cost तो 30 लेंगे ना। तो अभी 42 में क्यों बेचा? क्योंकि मैं कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता हूँ तो मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट लूंगा, उससे ज्यादा आप जो दोगे वो। तो ऑलमोस्ट सब उसने करेक्ट ही दिए। ओके, थर्ड वन, बट अगेन एज आई सेड इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, सब इंटरलिंक है। देखते हैं, डिवीजन ए ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी, ऊपर के तरह, सेल इट्स कंपोनेंट ऑफ 45 टू कस्टमर। ओके, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 45 में कस्टमर को दे रहे हैं। कंपनी आफ्टर इंकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सेम नहीं लगता? क्यों बार बार सेम चीज दे रहे हैं? एन एक्सटर्नल सप्लायर दैट इज थर्ड कंपनी हैज ऑफर्ड टू सप्लाई डिवीजन बी एट, ओके ओके, अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी, वो बी को क्या बोल रहा है कि मैं तुझे प्रोडक्ट 40 में दे रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, हम उसको कितने में दे रहे हैं? 42 में। तो वो आपसे 42 में लेगा? नहीं, वो मार्केट में से 40 में ही लेगा।
तो आप बोलोगे सर अपना वेरिएबल कॉस्ट 30 था ना, घर का है ना, दे दो ना 10 में यार, क्या प्रॉब्लम है? दे सकते हैं? नहीं देंगे हम। दे सकते हैं बट देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे पता है? क्योंकि आप फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, यानी आप उसको देने जाओगे ना, उसके लिए आपका बाहर का मार्केट लॉस होगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। यानी वो 40 में दे रहा है तो भी हमें उसको 42 में ही दे सकते हैं, उससे कम में हम उसको दे नहीं पाएंगे। दे सकते हैं आप समझो, बट फिनेंशियल लॉस होगा, ऐसी बात है। नहीं दे सकते ऐसा नहीं, देने को तो सब देंगे। रतन टाटा ने एक बार अनाउंस किया था कि मैंने 2 व्हीलर पे 5 लोगों को जाते देखा है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। तो उनका एक सपना था कि मुझे मिडिल ग्रुप इनकम वालों के लिए कार बनानी है, लाख रुपए में कार बनानी है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था। तो उन्होंने पहली नैनो कार 1 लाख में ही लॉन्च की थी, 1,05,000 1,10,000 ऐसा करके वर्जन निकाले, बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी, बट तो भी उनका एक ड्रीम था तो उन्होंने बनाया। तो आप समझो 1 लाख में कोई और दूसरी कंपनी क्यों नहीं सोच सकती कार बनाने का? नहीं बना सकते। स्टील तो टाटा का ही होगा, टाटा का खुद का स्टील है, इसीलिए टाटा स्टील। वरना आप बना 2 व्हीलर अगर आपका 85,000 में आता है तो 1 लाख में कार कैसे दोगे? तो वो इसीलिए क्योंकि उसको इंटेंशन था देना है, बाकी अगर आप फिनेंशियल कैलकुलेशन करते तो वो नहीं सेट होता। आर यू गेटिंग इट? तो ये सब ऐसा ही है कि नहीं दे सकते ऐसा नहीं है, दे तो सकते हो बट फिनेंशियली वो आपको एडवाइजेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो व्हाट शुड बी ईच डिवीजन, व्हाट शुड ईच डिवीजन टू डू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी? तो डिवीजन ए शुड नॉट प्रोड्यूस कंपोनेंट बी, वो मना ही करेगा बराबर। और उसको क्या बोलेंगे भाई तू सब कहां से खरीद ले? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि वो तुझे 40 में दे रहा है, तो वो कितने में दे रहा है तुझे? 40 में। मैं कितने में दे रहा हूं तुझको? 42 में। उससे अच्छा क्या है पता है? तू 40 में खरीद, सुनो, तू 40 में खरीद और 120 में बेचना भाई। और मैं क्या करता हूँ पता है? 30 की चीज 45 में बेचता हूँ। कितना बेचता हूँ? 42 में तो तुझे देने वाला था, बाहर तो मैं 45 में देता। तो मैं भी प्रॉफिट कमाता हूँ, तू भी प्रॉफिट कमा, और कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट। सो दिस इज बेटर। इज इट ओके? अगेन नेक्स्ट, division A again operates at full capacity and sell its component 45 to customer company after incurring distribution cost and external sales 45 में बेच रहे हैं। Third company, original external supplier to division B has now gone out of business. Okay. ये जो पहले थर्ड कंपनी जो थी ना, जो 40 में दे रही थी, इसका बिजनेस बंद हो गया। ओके, उसका बिजनेस बंद हो गया, तो अब क्या करेंगे हम? But नवी आई है। Fourth company, another external supplier has offered to supply division B 29। तो क्या है? बढ़िया है ना, ले लो 29 में, क्या प्रॉब्लम है? हम तो नहीं दे सकते, हम उसको 42 में दे सकते हैं। सर क्यों नहीं दे सकते? फुल कैपेसिटी। तो क्या होगा? व्हाट शुड बी फ्रैंकी कंपनी डू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट? Division A should not produce the component for division B and keep all the units of external sale। ये तो राइट ही है, तो चेंज हो गया, उसने कुछ चेंज ही नहीं किया। Division A should redirect some of external sales to division B and sell division B। Division A should not produce all supply and should be externally sourced from fourth। हाँ, फोर्थ यहाँ पे आया ना, इसके लिए ये नाम आया, इसकी वजह फोर्थ। ये इधर लिखा है should not produce at all, प्रोड्यूस क्यों नहीं करना? should not produce at all यानी हम बना के उसको नहीं देंगे, ऐसा मतलब होगा। हाँ, नहीं, ये बराबर है। हम प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे प्रोड्यूस? हम कितने में बना रहे थे? हम 30 में बना रहे थे ना, तो अपने 30 में बनाने का ही क्यों? उसको बोलने का तो सीधा ही खरीदो, फालतू में सी मेहनत करके खर्चा करके 30 करो, उससे सब बाहर से खरीद लो 29 में। इसलिए ये बेटर ऑप्शन है, ये नया ऑप्शन आया। पहला वाला भी चेंज करें, बट वहां पे 29 नहीं था भाई। डिवीजन ए को प्रॉफिट नहीं होगा, वो बाहर नहीं सेट कर पाएगा तो नहीं 29 में खरीद के 45 में बेचने का ना। बट सर फर्स्ट पॉइंट तो था अपना चीप है, तो क्वालिटी की स्टोरी क्या है? वो तो अभी उसको देना अच्छा, पड़ेगा। मतलब डिवीजन ए भी बाहर से जाएगा। नहीं, ये देखो ध्यान से, डिवीजन ए भी क्या करेगा? 29 में लेके 45 में बेचेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ।
क्योंकि हम जो आप मेहनत करके 30 में बनाओगे उससे से वो एनर्जी कहीं पे डाइवर्ट कर दो, दूसरी इनकम हो जाएगी। क्वालिटी का तो उसको क्वेश्चन में देना पड़े भाई, वो उसने देगा नहीं तो अपने सर उस बेसिस पे अपने कैसे ये जज कर सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है ऐसे ही अज्यूम किया है उसने। पर खराब है ऐसा कहाँ बोला है यार, खराब है ऐसा भी कहाँ बोला है, क्वालिटी खराब है ऐसा कहाँ बोला है? बोला होता तो सोचते आप। इज इट ओके? ऐसा कुछ उसने अज्यूम नहीं किया कि इट इज गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। Which of the following statement regarding the objectives of transfer pricing systems are correct? Which are the following statements जिसमें objectives of transfer pricing is correct? A transfer pricing system should encourage output and an organization-wide profit maximization level. Transfer pricing should encourage division to make autonomous decision. Autonomous decision के लिए होना चाहिए लेकिन बेनिफिट। ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम शुड एनकरेज डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग, ये गलत है। Then statement 2 only, statement 1 only। तो यहाँ पे 1 and 2 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और फोर्थ में तो ऑल स्टेटमेंट है ना। डिसफंक्शनल नहीं होना चाहिए, डिसफंक्शनल नहीं हो, डिसफंक्शनल यानी तोड़ देना सब, कंफ्यूज कर देना, वो डिसफंक्शनल होता है। 100% ऑटोनोमस भी नहीं होना चाहिए, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन, सो यू हैव टू गो विद दिस 1 and 2। थोड़ा ऑटोनॉमी होना चाहिए बट ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपको सब रिवीजन दे दिया उसने। ROI EBIT upon CE, RI is EBIT minus notional interest, notional interest is capital into cost of capital। डिसफंक्शनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग का जनरल रूल सुनो, ये देखो ये लाइन लिखे ना, ऐसी लाइन होती है। और जनरल रूल क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर देने का अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो, देखा, या मार्केट प्राइस या कॉस्ट बेस में वेरिएबल कॉस्ट या फुल कॉस्ट। डन, चलो आज के इतना रखते हैं।